नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, कितने भेद हैं, उनकी परिभाषा क्या है, ये आज हम करते हैं। और संज्ञा शब्द को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने शब्द विचार किया था। शब्द में कितने प्रकार होते हैं शब्द के, उनका वर्गीकरण किया था। उसी वर्गीकरण में से एक था कि व्याकरणिक विवेचन, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपको ध्यान होगा, बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक विवेचन या रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद थे। कौन कौन से? एक था विकारी, दूसरा था अविकारी। अब विकारी शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण परिवर्तन आ जाए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन हो जाए, उनके रूप में बदलाव आ जाए, वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द कितने थे? चार। कौन कौन से? एक तो था संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा था क्रिया और चौथा विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार भेद विकारी के थे। और अविकारी के भी चार भेद थे। कौन कौन से? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक, ये चार भेद अविकारी के थे। इन अविकारी शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण परिवर्तन नहीं होता, हमेशा जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए क्या है? अविकारी। विकारी का अर्थ होता है जिनमें विकार आ जाए, बदलाव आ जाए, और अविकारी जिनमें विकार, बदलाव ना आए। तो हमारा जो संज्ञा शब्द वो क्या है? विकारी है। इसमें लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे मैं आपको एक वाक्य देती हूँ, यही ले लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ इस वाक्य में हमें पता चल रहा है, मैं शब्द से हमें पता चल रहा है, मैं शब्द है, मैं क्या है? सर्वनाम है। और मैं पढ़ा रही हूँ से हमें पता चल रहा है कि पढ़ाने वाला क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसका हम परिवर्तन कर देते हैं लिंग के कारण। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं शब्द से पता चल, मैं पढ़ा रहा हूं से पता चल रहा है कि जो मैं शब्द है, मैं जो सर्वनाम शब्द, पढ़ाने वाला कौन है? पुरुष है। तो लिंग के कारण परिवर्तन हो गया है वाक्य में, इसलिए क्या हुआ? संज्ञा शब्द विकारी। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी का नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। किसी वस्तु का नाम हो सकता है, प्राणी का नाम, या स्थान का, गुण का, भाव का जो नाम होता है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है। पुस्तक के बारे में, पुस्तक शब्द हमारे सामने आता है तो हमें किताब के बारे में, पुस्तक के बारे में पुस्तक का बोध होता है कि पुस्तक ही हमारे दिमाग में घूमती, कोई और चीज नहीं घूमती। पुस्तक शब्द क्या हुआ? संज्ञा हुआ। गाय, गाय जो पशु है, गाय सब सामने आते हैं हमें, गाय पशु ही दिमाग में आता है, कोई और नहीं। भैंस, बकरी कोई और नहीं आता, केवल गाय ही आता है। गाय शब्द क्या हुआ? संज्ञा हुआ। ऐसे कुत्ता है, प्राणी का नाम है, कुत्ता शब्द क्या हुआ? संज्ञा हुआ। रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी क्या है? संज्ञा है, नाम है। दिल्ली शहर का नाम है, ये भी क्या हुआ? संज्ञा। आगरा ये भी शहर का नाम है। बुढ़ापा ये अवस्था का नाम है, तो क्या हुआ? संज्ञा हुआ। मिठास ये गुण है, किसी चीज का गुण है, मिठास, मीठा होना, मिठास शब्द क्या हुआ? संज्ञा हुआ। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद है? तीन भेद है संज्ञा के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। देखिए परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, कोई विशेष वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, विशेष होना चाहिए, उसका नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वाक्य उदाहरण देखिए, जैसे भारत, भारत लिखा हुआ हमने, भारत देश का नाम है। भारत शब्द को हम पढ़ते हैं तो भारत देश का चित्र हमारे सामने
घूमता है। भारत देश हमारे दिमाग में आता है, कोई और दूसरा देश नहीं आता। अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका या कोई और देश हमारे दिमाग में नहीं आता, केवल भारत का ही चित्र हमारे दिमाग में घूमता है। भारत ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में आता है। ऐसे रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। 1574 में लिखा था इसे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बहुगुण का महाकाव्यात्मक कृति है ये। तो रामचरितमानस शब्द पढ़ते ही हमें तुलसीदास की इस पुस्तक का स्मरण हमें होता है। रामचरितमानस क्या हुआ, नाम है पुस्तक का, विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रेमचंद, ये भी नाम को बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रेमचंद से हमें पता चल रहा है मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, उनका नाम प्रेमचंद लिखा हुआ है, या उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनका जो चेहरा है, उनका चित्र हमारे मन में, तो उनके बारे में हमारे दिमाग में विचार आते हैं। तो प्रेमचंद शब्द क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय है, हिमालय सबसे भी पता चलता है, हिमालय पर्वत के बारे में, विशेष पर्वत का नाम है हिमालय जो भारत के उत्तर में है, ये क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पर्वत होता तो पर्वत क्या होता, जातिवाचक संज्ञा। कोई भी पर्वत हो सकता है, चाहे हिमालय हो या एंडीज पर्वत हो या फिर अरावली की पहाड़ियां हो, या कोई भी पर्वत हो सकता है, लेकिन यहाँ हिमालय दे रखा है, हिमालय नाम है, विशेष पर्वत का नाम है, तो इसलिए हिमालय शब्द क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा सबसे संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध ना करा के संपूर्ण जाति का, संपूर्ण वर्ग का, संपूर्ण समाज का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। कैसे, जैसे लड़का है, तो लड़का शब्द क्या कर रहा है, लड़का जाति का बोध करा रहा है, किसी एक लड़के का नहीं, संपूर्ण लड़के जाति का बोध करा रहा है, तो लड़का शब्द क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। पशु है, पशु शब्द क्या है, जातिवाचक। किसी एक पशु का बोध न करा के संपूर्ण पशु जाति का बोध करा सकता है। पशु कोई भी हो सकता है, चाहे भैंस हो, ऊंट हो, हाथी हो, शेर हो, कोई भी पशु हो, उस पशु जाति का बोध करा रहा है पशु शब्द। ऐसे ही नदी है, नदी शब्द क्या करा रहा है, नदी जाति का बोध करा रहा है, किसी एक नदी का नहीं। चाहे नदी गंगा भी हो सकती है, हमें नहीं पता गंगा नदी है या सतलुज नदी है या रावी है या झेलम है या नील नदी है, कोई भी नदी हो सकती है, नदी जाति का बोध करा रहा है नदी शब्द। तो क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पुस्तक के बारे में पहले बता चुके, पुस्तक शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कोई भी पुस्तक हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, संस्कृत की हो सकती है, कोई और हो सकती है, लेकिन पुस्तक जाति का बोध हो रहा है इस पुस्तक है सबसे। पुस्तक शब्द क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे बच्चा है, शहर है, किसी एक का बोध न करा के संपूर्ण बच्चा जाति का बोध करा रहा है, बच्चा शब्द जातिवाचक संज्ञा। शहर है, किसी एक शहर के बारे में बोध न करा के संपूर्ण शहरों का बोध करा रहा है। कोई भी शहर हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा शहर है, चाहे वो बॉम्बे हो, आगरा हो, कलकत्ता हो, न्यूयॉर्क हो, अहमदाबाद हो, कोई भी शहर हो सकता है। शहर शब्द क्या हुआ, जातिवाचक। अब आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों, प्राणियों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव का या व्यापार का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु के, प्राणियों के गुण का, दोष का, अवस्था का, भाव का पता चले, वो शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा। कि उनका क्या भाव है, क्या उनकी अवस्था है, क्या उनके गुण है, क्या उनके दोष हैं, ऐसे शब्दों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे चिकनाई, चिकनाई किसी चीज का क्या है, गुण है, कि चिकनापन है उसकी चिकनाई। जैसे शब्द हमारे सामने आएगा, हमें पता चलेगा ये चीज चिकनी है। चिकनाई शब्द क्या हुआ, किसी वस्तु का गुण है, भाववाचक संज्ञा में। ऐसे जवानी है, जवानी अवस्था है, अवस्था का बोध हो रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो जवानी शब्द क्या है, अवस्था का बोध कराने वाला शब्द है, भाववाचक संज्ञा में। चौरस, कोई चीज है, कोई वस्तु, वो क्या है, चौरस है, त्रिकोणी है,
या समतल है तो हमें अवस्था का बोध हो रहा है, उसके गुण का बोध हो रहा है कि वो चीज क्या है, चौरस है। तो इससे सब क्या पता चला, भाववाचक संज्ञा, उसके भाव का पता चला। नमकीन, ये गुण का पता बता रहा है कि जो चीज हमारे सामने वो नमकीन है, इसमें नमक ज्यादा है। सच्चाई, ये भी क्या है, गुण को बताने वाला शब्द है, किसी भी सत्यता को बताने वाला शब्द है। सच्चाई शब्द क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। अब जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। ये दो भेद है जातिवाचक संज्ञा के, कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन शब्दों से किसी ठोस, धातु या तरल अवस्था में जो वस्तुएं होती हैं उनका बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। चाहे वो ठोस हो या तरल अवस्था में हो, तो द्रव्य का बोध कराते हैं, धातु का बोध कराते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, द्रव्यवाचक। अब जैसे हमने देखा सोना, सोना क्या है, धातु है, क्या हुआ, द्रव्यवाचक। चांदी, चांदी भी धातु है, क्या हुआ, द्रव्यवाचक। लकड़ी, लकड़ी भी क्या है, धातु है, क्या हुआ, द्रव्यवाचक। घी, तेल, पानी, ये तरल अवस्था में होते हैं, क्या है ये, द्रव्यवाचक। अब आता है समूहवाचक। समूह से हमें पता चल रहा है कि एक से ज्यादा प्राणी है, एक से ज्यादा चीजें हैं, समूह में है। समूह में मतलब एक से अधिक होना। सेना जो शब्द है वो हमेशा समूह में होता है, किसी एक व्यक्ति से सेना नहीं बनती। बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे सैनिक मिलकर सेना बनाते हैं, तो सेना शब्द क्या है, समूहवाचक। ऐसे ही दल है, दल शब्द हमारे सामने आता है तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग दल में होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे, तो क्या हुआ, दल शब्द, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही सभा है, सभा किसी एक व्यक्ति से तो बनती नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति शामिल होंगे सभा में तभी सभा कहलाएगी, तो सभा शब्द क्या हुआ, समूहवाचक। ऐसे ही कक्षा है, कक्षा में कोई एक बच्चा नहीं हो सकता, एक विद्यार्थी नहीं हो सकता, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तभी कक्षा बनेगी, तो कक्षा के शब्द क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। समाज, किसी एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता, बहुत सारे समाज में व्यक्ति होते हैं, तो सब समाज शब्द क्या हुआ, समूहवाचक। अब जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जो भाववाचक संज्ञा है, ये हमेशा एक वचन में होती है। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। किसी विशेष परिस्थितियों अवस्थाओं में ही ये बहुवचन में प्रयोग होती है, और जो जातिवाचक संज्ञा है ये बहुवचन में होती है। इस तरह का प्रश्न कई बार आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, बहुवचन क्या होगी, हमेशा एक वचन में रहेंगी, तो जो जातिवाचक संज्ञा वो बहुवचन में हो सकती है। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनका जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग होगा, कब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। इसके लिए एक उदाहरण देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। उदाहरण है हमारे पास, आजकल हर घर में विभीषण मिल ही जाते हैं। आजकल हर घर में विभीषण मिल ही जाते हैं। इस वाक्य में जो विभीषण शब्द है ये व्यक्तिवाचक होते हुए जातिवाचक का काम कर रहा है। कैसे, जो विभीषण शब्द है, ये विभीषण, ये रावण का भाई है, जिसने अपने घर की जानकारी, अपने घर का भेद श्री रामचंद्र जी को दिया था कि रावण के नाभि में अमृत है, तुम वहां पर तीर चलाओ, अमृत सूखेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने घर का भेद देने वालों का बोध करा रहा है विभीषण शब्द। घर के भेदी का बोध करा रहा है विभीषण शब्द। ऐसे लोगों का बोध करा रहा है जो अपने घर का भेद दूसरों को बताते हैं, दूसरों पर प्रकट करते हैं, दूसरों को जाहिर करते हैं। ऐसे लोगों का भेद करा रहा है विभीषण शब्द यहाँ। तो इसीलिए विभीषण शब्द इस वाक्य में क्या हुआ, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक शब्द होते हुए जाति का बोध करा रहा है, विभीषण जैसे लोगों की जाति का बोध करा रहा है विभीषण शब्द, इसलिए क्या हुआ, व्यक्तिवाचक होते हुए जातिवाचक हुआ। दूसरा वाक्य देख लीजिए कि भगत सिंह देश को आजाद कराने वाले, देश पर बलिदान देने वाले भगत सिंह के मरने के बाद हजारों भगत सिंह पैदा हो गए। भगत सिंह के बलिदान, ऐसे कर लो, भगत सिंह के बलिदान ने देश में
अनेकों भगत सिंह पैदा कर दिए हैं। भगत सिंह के बलिदान ने देश में अनेकों भगत सिंह पैदा कर दिए। जो भगत सिंह शब्द है वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बलिदान ने देश में अनेकों भगत सिंह पैदा कर दिए हैं। ऐसे लोग जो देश में मन लुटने वाले हैं, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हैं, ऐसे लोगों का बोध करा रहा है भगत सिंह शब्द यहाँ। तो यह भगत सिंह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक होते हुए जातिवाचक बन गया है। भगत सिंह शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में पैदा हो गए हैं जो देश के लिए मन बटने वाले हैं, जो अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हैं, उनका बोध करा रहा है भगत सिंह शब्द यहाँ क्या हो गया? जातिवाचक। एक और ले लीजिए, आजकल हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जो जयचंद शब्द है वो क्या है? व्यक्तिवाचक किसी का नाम है। और जयचंद देशद्रोह के लिए जाना जाता है। उसने राजा अंबिक को निमंत्रण दिया था भारत आने का, और अंबिक देश के लिए खतरा था, यहाँ युद्ध करने वाला था, यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने वाला था। तो उसको निमंत्रण दिया था अपने लालच के लिए। तो जयचंद जो शब्द है देशद्रोही लोगों की जाति का बोध करा रहा है। तो जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए क्या हो गया? जातिवाचक बन गया। अब ऐसे शब्द जो जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक का बोध कराए वो कैसे होंगे? कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होगा? एक वाक्य देखते हैं। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में जो पंडित है, पंडित शब्द है, ये क्या है? पंडित जातिवाचक है। पंडित जाति का बोध कराने वाला शब्द है। कोई भी पंडित हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा पंडित है, लेकिन यहाँ पंडित जी किसके लिए प्रयोग हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित व्यक्ति जातिवाचक शब्द होते हुए भी या किसका काम कर रहा है? व्यक्तिवाचक का। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य देख लीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। यह गांधी शब्द क्या है? गांधी शब्द क्या है? जातिवाचक। कोई भी गांधी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन है गांधी, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस वाक्य में जो गांधी शब्द है ये महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रीय पिता है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये था जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। उम्मीद करती हूँ संज्ञा शब्द आपको उसकी परिभाषा, उसके भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हो इसको। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये करेंगे। तब तक आप बने रहिए।